वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। तो इस वीडियो में हम लोग जो है अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। तो आखिर हम लोगों को ये पता होना चाहिए, और आप लोग क्लास 8th 9th में ये पढ़ते भी आ रहे हो कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स को समझ लें तो फिर हम लोग जो है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे। तो अगर हम लोग एसिड्स के बारे में बात करें तो एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं ये खट्टे होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट एंड दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और ये हमारे लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देते हैं, ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर लिटमस पेपर क्या होता है? तो बेटा अभी हम लोग बात करेंगे लिटमस पेपर आपका क्या होता है, एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर को भी अभी हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आप लोग समझ लो कि एसिड्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खट्टे होते हैं और ये आपके ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसेस की अगर हम लोग बात करें तो बेसेस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। अब जितने भी आपके बेसेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं और ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो देखिए हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं ये सॉल्ट्स हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जब आपके एसिड्स और बेसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद जो हमको केमिकल सब्सटेंस मिलता है, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्ट। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्ट बोल देते हैं। नाउ ए क्वेश्चन मस्ट बी अराइज इन योर माइंड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसेस विद अदर वे। तो हम लोग किस तरीके से इसको दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? भाई अभी तो हम लोग इनको टेस्ट कर ले रहे हैं। हम लोगों ने टेस्ट किया, बता दिया कि अगर खट्टा होगा तो एसिड होगा, अगर आपका कड़वा होगा तो वो क्या होगा बेटा, वो आपका बेस होगा। तो भाई हर बार हम लोग जो है एसिड को बेटा टेस्ट थोड़ी ना कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे एसिड्स एंड बेसेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड्स और बेसेस दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब भी हम लोग जो है इनको एसिड्स और बेसेस के पास लाते हैं या जब ये हमारे एसिड और बेसेस के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं, या तो ये अपने कलर को चेंज करते हैं और या फिर ये क्या करते हैं, अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। तो अब हम लोग जो है इंडिकेटर्स के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली बेटा आपके इंडिकेटर्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो बारी बारी से अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर को समझेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, फिर हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को समझेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स को देखें तो नेचुरल इंडिकेटर्स आपके ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर बेटा जो अभी आप लोगों ने देखा था, जो क्या कर रहा था, जब एसिड के कांटेक्ट में आ रहा था तो रेड कलर का हो जा रहा था, जब बेस के कांटेक्ट में आ रहा था तो ब्लू कलर का हो जा रहा था। तो ये लिटमस पेपर आपको कहाँ से मिलता है, लाइकन प्लांट से मिलता है। इसी तरीके से रेड कैबेज लीव्स,
नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। तो आपके जो हाइड्रेंजिया प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं दे आर ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक, आप लोगों ने हल्दी देखा होगा, आपके क्लोथ में अगर हल्दी गिर जाती है और फिर आप उसको जब जो है साबुन से या निरमे से वॉश करते हो तो वहाँ पे रेड कलर का हो जाता है। अब ये रेड कलर क्यों होता है, अभी हम लोग इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या होंगे, दैट इज पिट्यूनिया एंड जिरेनियम। तो ये सभी आपके क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब हम लोग जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे सभी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करते हैं और जिन केमिकल सब्सटेंस को ह्यूमन बींग्स ने खुद से तैयार किया होता है, वो सारे इंडिकेटर्स हमारे क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ 2 ही सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, दैट इज मेथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलीन। तो यहाँ पर हम लोग मेथाइल ऑरेंज के बारे में बात करेंगे और फेनोप्थिलीन के बारे में बात करेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा हमारा क्या आता है, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं, तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस बेटा जो अपनी ओडोर को चेंज करते हैं जब हमारे एसिड्स और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो सारे इंडिकेटर्स आपके क्या कहलाते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो दैट इज वेनिला, क्लोव एंड अनियन। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं बेटा, दे आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और एक एक करके अभी हम लोग जो है इनको समझेंगे कि किस तरीके से ये अपनी स्मेल को चेंज करते हैं जब ये एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। अब हम लोग जो है जितने भी इंडिकेटर्स हम लोगों ने पढ़े थे, चाहे फिर वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हों, चाहे फिर वो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हों और फिर हमारे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हों, जितने भी तरीके के इंडिकेटर्स हम लोगों ने पढ़े थे, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये इंडिकेटर्स जब हमारे एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरीके से ये अपने कलर को चेंज करते हैं या अपनी ओडोर को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स में बेटा आपके 4 इंडिकेटर्स हैं। पहला आपका लिटमस है बेटा, नेक्स्ट वन इज रेड कैबेज, थर्ड वन इज हाइड्रेंजिया प्लांट एंड द फोर्थ वन इज टर्मरिक। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बेटा कि जब ये नेचुरल इंडिकेटर्स एसिड्स और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके कलर में क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बेटा लिटमस पेपर के बारे में बात करते हैं। लिटमस पेपर जो आपका होता है बेटा, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और ये लिटमस पेपर बेटा जब आपका बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर का रहता है। एक्चुअल में जो आपका लिटमस पेपर होता है बेटा, इसका नेचुरल कलर क्या होता है, इट इज पर्पल इन नेचर। ये आपका पर्पल कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं ये रेड कलर का हो जाता है। जैसे ही इसको बेस के कांटेक्ट में लाते हैं ये ब्लू कलर का हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है रेड कैबेज। अब देखिए रेड कैबेज की बेटा अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग इसको एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका कलर रेड रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको बेस के कांटेक्ट में लाते हैं ये ग्रीन कलर का हो जाता है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा बेटा कि ये जो आप इंडिकेटर्स पढ़ रहे हो कि कौन सा इंडिकेटर किसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके कलर में क्या चेंज पड़ेगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। तो इस पोर्शन को स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। थर्ड वन इज हाइड्रेंजिया प्लांट। तो देखिए जो आपका बेटा हाइड्रेंजिया प्लांट है, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है बेटा तो ये रेड कलर को शो करता है, और जब ये आपका बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक कलर को शो करता है। इसी तरीके से देखिए टर्मरिक के बारे में बात करते हैं, हल्दी के बारे में। देखिए जो आपकी टर्मरिक होती है बेटा, जब ये आपके एसिड के कांटेक्ट में आते ही तो कोई भी चेंज नहीं होता। जब ये आपके एसिड के कांटेक्ट में आती है तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब ये आपके बेस के कांटेक्ट में आती है तो ये रेड कलर को शो करती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके कपड़े में हल्दी गिर जाती है या आप लोग गिरा भी लोगे उस हल्दी को, और उसके बाद जब आप उसको जो है डिटर्जेंट से क्या करते बेटा वॉश करते हो, तो आप लोगों ने चेक किया होगा या आपकी मॉम को पता होगा, आप अपनी मॉम से पूछिएगा
ठीक है, वो जो है रेड कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं बेटा ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से टर्मरिक बेटा जो है जब आपका बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर को शो करता है। नेक्स्ट हमारे क्या है बेटा, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे दो थे, मेथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन। अब देखिए बेटा मेथाइल ऑरेंज जब आपका एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर को शो करता है। किस कलर को शो करता है? रेड कलर को शो करता है। और यही मेथाइल ऑरेंज बेटा जब आपका बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये येलो कलर को शो करता है। इसी तरीके से अब हम लोग फेनोप्थलीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फेनोप्थलीन बेटा जब आपका एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी सोल्यूशन कलरलेस हो जाती है। अगर आप लोग फेनोप्थलीन को एसिड के कांटेक्ट में लाओगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। लेकिन यही फेनोप्थलीन बेटा जब आप बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो ये किस कलर को शो करता है? ये आपके पिंक कलर को शो करता है। अब हम लोग जो है बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या करते हैं बेटा, अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। और क्लास 10th में हमें 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। पहला हमारा वनीला, नेक्स्ट हमारा क्लोव ऑयल एंड थर्ड वन हमारा ओनियन। तो देखिए वनीला बेटा जब आपका एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी सेम स्मेल रहती है, जैसी इसकी स्मेल होती है वैसी ही रहती है। लेकिन बेटा जब ये आपका बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल क्या कर जाती है? डिसअपीयर कर जाती है, मतलब इसके पास अब कोई स्मेल नहीं रहती। इसी तरीके से आपका जो क्लोव ऑयल होता है बेटा, तो क्लोव से हमारा क्या आता है बेटा? क्लोव ऑयल आता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा लौंग, घर में आपके लौंग खाते होंगे दादी बाबा, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? क्लोव ऑयल बनता है बेटा। और ये क्लोव ऑयल जब आपका एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी सेम स्मेल रहती है, इसकी स्मेल में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका बेस के कांटेक्ट में आता है बेटा तो इसकी स्मेल क्या कर जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। इसी तरीके से अगर ओनियन को देखो तो ओनियन के लिए बेटा आप लोगों को मैंने एक एक्टिविटी भी कराई है। जैसे ही ओनियन बेटा आपका एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये अपनी सेम स्मेल को शो करता है, इसकी स्मेल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब ये ओनियन बेटा आपका बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल क्या कर जाती है? डिसअपीयर कर जाती है, इसकी स्मेल नहीं रहती। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या देख लिया कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जब एसिड और बेसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरीके से अपने कलर चेंज को शो करते हैं या किस तरीके से अपनी स्मेल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा और कौन सा सब्सटेंस बेसिक होगा। अब इसी तरीके से हम लोग जो है एक नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका बेटा एक तरीके का सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो इट इज अ सोल्यूशन और ए स्ट्रिप ऑफ पेपर कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। तो ये क्या है बेटा आपका? या तो ये आपकी एक सोल्यूशन हो सकती है या फिर ये आपका एक स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है जिसमें 0 से 14 नंबर तक की पॉइंट्स गिवन होते हैं। अब ये क्या करता है बेटा? ये जो है वेरियस कलर्स को शो करता है जब ये एसिड्स और बेसेस के कांटेक्ट में आता है। तो इसको अभी हम लोग जो है डिटेल्ड में पढ़ेंगे पीएच स्केल के फॉर्म में। तो हम लोग जो है इसको अभी डिटेल्ड में आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारी पीएच स्केल क्या होती है और किस तरीके से जो है ये डिफरेंट कलर्स को शो करती है जब ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में आती है। और साथ ही साथ ये क्या करती है बेटा? ये आपके एसिड्स और बेसेस की स्ट्रेंथ को भी बताती है। क्या बताती है? उसके स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है। तो इसको भी हम लोग जो है आगे अच्छे तरीके से डिटेल्ड में समझेंगे। नाउ अब हम लोग जो है बेटा एसिड्स के बारे में बात करेंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो देखिए अगर हम लोग एसिड्स के बारे में बात करें तो द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो ये आपका जो एसिड वर्ड है ये आपके एक लैटिन वर्ड से आया है एसिडस से, जिसका मतलब क्या होता है? सोर। तो जितने भी बेटा आपके एसिड्स होते हैं ये सभी खट्टे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। तो जितने भी बेटा हमारे एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? ये कोरोसिव नेचर को शो करते हैं। मीन्स जैसे ही इनके कांटेक्ट में मेटल्स आते हैं ये क्या करते हैं? उनको डैमेज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर बेटा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है,
अगर ह्यूमन हैंड जो है उसके कांटेक्ट में आएगा या एनिमल स्किन उसके कांटेक्ट में आएगी तो ये क्या कर देंगे, उसको डैमेज कर देंगे, उसको बर्न कर देंगे। इतने ज़्यादा ये डेंजरस होते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है बेटा कि एसिड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे गिव H पॉजिटिव आयंस। अब जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं जब हम लोग जो है इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करते हैं। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब ये H पॉजिटिव आयंस आपके वाटर के साथ कंबाइन करके बेटा H3O पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कभी भी बोला जाए कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि सामने वाला केमिकल सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो अगर कोई सब्सटेंस जो है वाटर में H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कर रहा है या H3O पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कर रहा है तो वो हमारा केमिकल सब्सटेंस क्या रहा होगा बेटा, वो हमारा एसिड रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है बेटा एसिड्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि किन बेसिस पे हम लोग जो है एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जनरली बेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमारे जो एसिड्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक आपके ऑर्गेनिक एसिड्स और एक आपके मिनरल एसिड्स। तो देखिए जितने भी बेटा आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये ऐसे एसिड्स होते हैं बेटा जिसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे सभी एसिड्स जिसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे एसिड्स हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाएंगे। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे आपके ये सभी के सभी जो है आपके वीक एसिड्स होंगे। ये क्या होंगे, आपके वीक एसिड्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जांपल देखें बेटा तो CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, HCOOH, ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड। अब जितने भी कार्बोजाइलिक एसिड होंगे ये भी हमारे क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम लोग मिनरल एसिड्स के बारे में बात करें तो मिनरल एसिड्स आपके क्या होते हैं बेटा, मिनरल एसिड्स आपके ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमको रॉक से मिलते हैं, ठीक है, जो हमें मिनरल से मिलते हैं। दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। ये आपके क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं। और ये आपके क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो इसमें आपका क्या आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे बेटा, मिनरल एसिड्स हो जाएंगे। अब हम लोग जो है एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। तो एसिड्स को हम लोग जो है दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर के अमाउंट के बेसिस पे एसिड्स बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड द सेकेंड वन इज डाइल्यूटेड एसिड। तो देखिए कंसंट्रेटेड एसिड आपके ऐसे एसिड्स होते हैं बेटा जिसमें आपके एसिड्स का जो अमाउंट होता है ये ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऐसे सभी एसिड्स जिसमें आपके एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है ये आपके कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। तो इसको हम लोग जो है कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग डाइल्यूटेड एसिड्स की बात करें तो इसमें जो वाटर का अमाउंट होता है ये एसिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड्स आपके वीक एसिड्स भी होते हैं क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा पानी मिला देते हैं। और कंसंट्रेटेड एसिड्स आपके क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। ओके, इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं बेटा, तो इसको हम लोग जो है DIL की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं। ये बेटा 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और ये आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12th में भी आप जो है एसिड्स पढ़ोगे तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड वर्ड आएगा, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो खूब अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसको समझते हुए चलिएगा। थर्ड हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो जितने भी बेटा हमारे एसिड्स हैं उनको हम लोग जो है H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं,
डिफाइन कर सकते हैं। तो H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो हमारे एसिड्स होते हैं बेटा, ये दो तरीके के होते हैं। एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द नेक्स्ट वन इज वीक एसिड। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो मोर H पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। तो जितने भी हमारे एसिड्स हैं, जब हम लोग उनको वाटर में डिसॉल्व करें और वहाँ पे अगर हमारे H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो वो सारे के सारे एसिड्स आपके क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, कि जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे ये आपके कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएंगे H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। तो ऐसे सभी एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं, जो पूरे के पूरे डिसॉल्व कर जाएं और H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करें, वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। और इसमें आपके एग्जांपल क्या आ जाएंगे बेटा? HCl, HNO3 एंड H2SO4। तो जितने भी आपके बेटा मिनरल एसिड्स होंगे ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बेटा? ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ये आपके कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग जो है बेटा वीक एसिड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वीक एसिड्स आपके ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट है या इनका जो कंसंट्रेशन है ये बहुत कम होता है एज कंपेरेटिव टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जितने भी हमारे वीक एसिड्स होंगे जब हम लोग इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा ये बहुत कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? देखिए मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग जो है अगर इस पूरे चैप्टर को जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, अब अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें तो जितने भी हमारे वीक एसिड्स होते हैं बेटा ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं कर पाते, ये आपके पार्शली डिसोसिएट होते हैं। समझे? मीन्स ये कंप्लीटली डिसॉल्व करके H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं करते, ये पार्शली डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके जितने भी वीक एसिड्स हैं जैसे कि कार्बोनिक एसिड हो गया, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ये आपका एसिटिक एसिड है, ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा? आपके वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी और किस तरीके से हम लोग जो है एसिड्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसको देखा। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि बेसेस क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बेसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो बेसेस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। तो जितने भी हमारे बेस होते हैं ये आपके कड़वे होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, दे टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू। अब जितने भी बेस होंगे ये क्या करेंगे? ये आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे फॉर्म्ड OH आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो जितने भी आपके बेस होते हैं जब हम लोग इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं? OH आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक बेस है, हम लोगों ने इसमें क्या किया? वाटर को ऐड किया, तो इसने क्या किया? OH आयंस की फॉर्मेशन करी। नेक्स्ट क्या है? बेसेस विच आर सल्यूबल इन वाटर कॉल्ड अल्कलीज। अब जितने भी आपके बेस होते हैं जो वाटर में सल्यूबल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि दे ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। अब जितने भी हमारे बेस होते हैं जब ये एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये आपके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, अब देखिए जो हमारा एसिड होता है बेटा इसके पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं। नाउ बेस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो बेस होता है इसके पास OH आयंस होते हैं। तो देखिए बेस जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो H पॉजिटिव आयंस OH के कांटेक्ट में आए, इसका मतलब क्या हुआ? अब जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर फॉर्म होगा। तो देखिए बेस ने क्या किया? एसिड के इफेक्ट को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि जितने भी आपके बेस होते हैं
ये क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अब हम लोग जो है बेसिस की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ OH आयंस। तो अगर हम लोग OH आयंस के बेसिस पे बात करें तो जनरली बेसिस जो हैं ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड द नेक्स्ट वन इज वीक बेस। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो ऐसे सभी बेस जो कंप्लीटली डिसोशिएट करके OH आयंस की फॉर्मेशन करें वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ कंबाइन करते हैं बेटा तो ये कंप्लीटली जो है डिसोशिएट कर जाते हैं और OH आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वीक बेसिस की बात करें तो वीक बेस आपके कैसे बेस होते हैं, देखिए ऐसे सभी बेस जो हमारे कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं कर पाते और OH आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाते वो सारे बेस हमारे क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल, ये सारे आपके क्या हैं, वीक बेसिस हैं। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखें तो ये क्या है बेटा हमारी, ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। तो जिस तरीके से बेटा एसिड्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था वाटर के अमाउंट के बेसिस पे, उसी तरीके से जो हमारे बेस होते हैं ये भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड बेस, एक आपका डाइल्यूटेड बेस। तो अगर हम लोग कंसंट्रेटेड बेस की बात करें तो देखिए ऐसे सभी बेस जिसमें हमारे वाटर का अमाउंट कम हो और बेस का अमाउंट ज़्यादा हो वो सारे बेस हमारे कंसंट्रेटेड बेस कहलाते हैं। ठीक वहीं पे अगर हम लोग डाइल्यूटेड बेस की बात करें तो ऐसे सभी बेस जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और बेस का अमाउंट कम हो वो सारे बेस हमारे क्या कहलाते हैं, डाइल्यूटेड बेस कहलाते हैं। अब हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास क्या होंगे बेटा, कुछ नेचुरल सोर्स प्रेजेंट होंगी और उनमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं उनको देखेंगे, बिकॉज यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। तो फर्स्ट आपका क्या है, विनेगर। तो विनेगर में बेटा आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो बेटा मिल्क में आपका क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अगर हम लोग लेमन और ऑरेंज की बात करें बेटा तो लेमन और ऑरेंज में आपका क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, टोमेटो। तो टोमेटो में बेटा आपका एस्कॉर्बिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग के बारे में बात करें तो बेटा नेटल क्या है, नेटल आपका एक प्लांट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके पास मेथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। इसी तरीके से टैमारिंड की बात की जाए तो बेटा टैमारिंड के पास टार्टरिक एसिड होता है। एप्पल के पास बेटा आपका क्या होता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। और ग्रेप्स के पास भी क्या होता है बेटा, टार्टरिक एसिड होता है। तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इन सारे नेचुरल सोर्स में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया, उनके क्लासिफिकेशन को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एसिड हमारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि बेस हमारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो देखिए जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बेटा इसके एग्जाम्पल को देखें तो देखिए सोडियम हमारा क्या है, मेटल है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने सोडियम क्लोराइड बनाया जो कि हमारा एक सॉल्ट था, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम जब हमारा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने पोटेशियम सल्फेट बनाया जो कि एक साल्ट था, और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम लोग देखें तो सोडियम बेटा जब आपका कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट बनाया जो कि आपका एक सॉल्ट था, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ,
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो आपके मेटल्स बेटा जब जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट को प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे। ठीक इसी तरीके से बेटा हम लोग जो है बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जब आपके मेटल्स जो हैं बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये बेटा दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती रही हैं। देखिए जिंक जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज Na2ZnO2 और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक इसी तरीके से बेटा जब आपका एल्युमिनियम जो कि आपका एक मेटल है जब आपका एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज NaAlO2 जो हमारा क्या है, सॉल्ट है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी आती है या आप लोग क्या बोल सकते हो कि किस तरीके से हम लोग जो है हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म हो रही है उसके प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए बेटा, यहाँ पे आप लोग जो है अगर आप लोग लैब में हो तो वहाँ पे आपके पास बंसन बर्नर होगा। टेस्ट ट्यूब में बेटा या आपके बीकर में जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इस टेस्ट ट्यूब या बीकर में आप लोग क्या कर दो बेटा, एक जो है पाइप डाल दो और उस पाइप से जो है आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और इसके बाहर आप लोग क्या ला दो, यहाँ पे आप लोग कैंडल लगा के रख दो। जैसे ही ये गैस कैंडल के कांटेक्ट में आएगी बेटा ये क्या करेगी, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। ये क्या करेगी, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी और जब ये पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी तो बड़े आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है बेटा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, उनको जैसे ही हम लोग जो है हीट के कांटेक्ट में लाते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बेटा जैसे ही आपकी कैंडल जो है ये हाइड्रोजन गैस के पास लाई जाएगी, ये क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस एक एक्सप्लोजन करेगी और पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। तो हम लोग बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो देखिए अगर हम लोग बेटा एसिड्स की बात करें तो एसिड्स जब आपके मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब आप लोग मेटल कार्बोनेट देख लीजिए। मेटल कार्बोनेट आपका सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका क्या होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या हो गए, आपके मेटल कार्बोनेट हो गए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए। तो अब हम लोग जो है बेटा रिएक्शंस को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी रिएक्शंस होंगी। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड बनाया जो कि हमारा सॉल्ट था, वाटर की फॉर्मेशन करी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस किया। इसी तरीके से पोटेशियम कार्बोनेट को ले लेते हैं। तो पोटेशियम कार्बोनेट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया इसने पोटेशियम क्लोराइड बनाया, दैट इज KCl जो हमारा क्या था, सॉल्ट था, प्लस इसने वाटर की फॉर्मेशन करी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। थर्ड हमारा क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए हम लोगों ने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने कैल्शियम सल्फेट बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही होगी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला
CaHCO3 क्यों नहीं है। तो अगर आप लोगों को बेटा केमिकल फार्मूला बनाना नहीं आता है, आई बटन पे बेटा जो है मैंने वीडियो की लिंक डाल दी है, आप लोग चेक करके सारे केमिकल फार्मूले बनाना सीख लीजिए, अदरवाइज आपको बेटा समझ में नहीं आएगा। देखिए कैल्शियम जो होता है बेटा इसकी वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसीलिए हमारा इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसी तरीके से बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। यहाँ पे देखिए आपका कैल्शियम सल्फेट बनाता है, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, ठीक है। फिर वाटर की फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए आपकी सेम रिएक्शन है, बस केमिकल सब्सटेंस अलग अलग है, ठीक है। बन आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनना है, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम सल्फेट बनना है। तो आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा तो सॉल्ट बनाएंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बेस की बात करें बेटा तो बेस आपके मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करते, तो इनमें कभी भी रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट आता है बेटा टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि किस तरीके से हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोग एक जर्नल बात को याद रखिएगा कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमेशा बेटा आपके ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है। अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया होगा तो आप लोग हमेशा थम्स अप पेप्सी की बोतल पीते हो जब, तो आप जब उसके ढक्कन को ओपन करते हो तो एक सन्न से आवाज आती है, तो दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट प्रेजेंस आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे बेटा, कि अगर इस गैस को आप एक कैंडल के पास लेकर के आओगे, एक कैंडल के पास लेकर के आओगे तो ये क्या कर देगा, उसको बुझा देगा, क्योंकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा ये फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करती है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा, कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करें तो ये क्या फॉर्म करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगी, जो आपका क्या होता है बेटा व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जैसे ही हम लोग जो है लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, बिकॉज यहाँ पे आपके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है बेटा, जो आपका व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। और साथ ही साथ ये आपका क्या होता है बेटा, यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लीजिए कि अगर हम लोग जो है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में पास करें तो बेटा ये हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, दैट इज कलरलेस एंड सल्यूबल इन वाटर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर। तो बेटा जब हमारे एसिड्स और बेसेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो बेटा इसकी 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट आपका क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बेटा एग्जांपल्स को देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड जब आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये पोटेशियम सल्फेट बनाता है और वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक अगर हम लोग बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को देखें तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने लिथियम क्लोराइड बनाया और वाटर की फॉर्मेशन करी। तो देखिए ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट बना रहा है और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं बेटा, अपने इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसीलिए रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है कि भाई एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो एक आपका वीक बेस हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड
जब आपके वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बेटा वीक कौन है, बेस है, तो हमारा किस तरीके का सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो जब ये आपका बेटा आपस में रिएक्ट कर रहा है तो ये अमोनियम क्लोराइड को बना रहा है जो कि हमारा एसिडिक सॉल्ट है, और यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है बेटा, अमोनियम सल्फेट को बना रहा है जो हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, और यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। केस थर्ड क्या हो सकता है कि आपके वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। अभी तक कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था, अब क्या हो जाए कि वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, बेसिक सॉल्ट बनाएंगे और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए कार्बोनिक एसिड हमारा क्या है, वीक एसिड है। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि हमारा क्या है, बेसिक सॉल्ट है। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड जब हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पोटेशियम कार्बोनेट को बनाएगा और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होगी, और ये पोटेशियम कार्बोनेट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। इसीलिए आप लोगों ने अभी बेटा क्या नोटिस किया था कि जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये बेस के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते, बिकॉज ये खुद बेटा बेसिक है। ये कंबाइन करेंगे लेकिन रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी तरीके से बेटा एक और केस हो सकता है, एक केस फोर्थ भी हो सकता है आपका, जब आपके वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करें। तो वीक एसिड जब आपके वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेटा अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। और आप लोग सभी लोग बेटा कमेंट में जो है एक एग्जाम्पल ऐसा लिखिए जिसमें हमारा एक वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है और एक न्यूट्रल सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप सभी लोग जो है बेटा अपने कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए, मैं भी देखूं कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दैट इज़ योर होमवर्क, है ना। केस 4 आप लोग खुद से प्रिपेयर करिए। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जब हमारे एसिड्स मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में ही बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये किस नेचर के होते हैं। तो देखिए मेटल जब बेटा आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, और ये सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके कैसे होते हैं बेटा, ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखिए सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इसने सोडियम ऑक्साइड बनाया, दैट इज बेसिक इन नेचर। इसी तरीके से पोटेशियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बेटा तो इसने पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, दैट इज बेसिक इन नेचर। अब हम लोग जो है अपनी मेन रिएक्शन को देख लेते हैं कि भाई मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि देखिए मेटेलिक ऑक्साइड बेटा आपका क्या है, ये बेसिक नेचर को शो कर रहा है। अब ये बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ही तो बनाएगा और यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया बेटा तो इसने सोडियम क्लोराइड बनाया, दैट इज ए सॉल्ट, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक इसी तरीके से बेटा पोटेशियम ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे क्या बना बेटा आपका, वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल को देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है बेटा, ये हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है, दैट इज बेसिक इन नेचर। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने मैग्नीशियम सल्फेट बनाया, प्लस यहाँ पे क्या हुआ हमारा बेटा, वाटर भी प्रोड्यूस हुआ। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जिसमें हमारा मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटा आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं बेटा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ बेटा कि इस साल के अंत तक की अपने लोगों की फैमिली 100K हो जाए।
ठीक है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा बेटा, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाता रहूँगा। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, पहले हम लोगों को क्या पता करना पड़ेगा कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का आखिर नेचर कैसा होता है। तो देखिए नॉन मेटल जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये सभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेटा आपके एसिडिक नेचर को शो करते हैं। तो जब ये आपके एसिडिक नेचर को शो करते हैं, तो देखिए जब ये सभी आपके एसिडिक नेचर को शो करते हैं, तो जब ये एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्टी तो बनेगा। इसीलिए जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके बेसेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, दैट इज अ सॉल्ट। ये हमारा क्या एक सॉल्ट है और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरीके से बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे हमारा वाटर फॉर्म हो रहा है। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को 5 सितारे लगा दो, बिकॉज ये आना ही आना है। अब क्या बोल रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेटा आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं बेटा, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो ऐसे सभी मेटल्स के ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर को भी शो करें और बेसिक नेचर को भी शो करें वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन देख लेते हैं एसिड्स और बेसिस के साथ। तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा आपके 2 हैं सिलेबस में, एक आपका क्या है बेटा जिंक ऑक्साइड एंड दूसरा क्या है बेटा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखिए इसने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन करी। ठीक इसी तरीके से जब हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना रहा है बेटा, सॉल्ट बना रहा है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरीके से हम लोग जिंक को देख लेते हैं। तो जिंक बेटा एक बार हमारा जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, जिंक क्लोराइड बनाया और वाटर की फॉर्मेशन करी। ठीक इसी तरीके से जब बेटा जिंक आपका बेस के साथ रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसने क्या बनाया बेटा, सॉल्ट बनाया, दैट इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और यहाँ पे आपकी क्या हुई, वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस की बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लिया, उनके डिफरेंसेस को देख लिया कि कब एसिड और बेस हमारे रिएक्ट करके डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस के साथ क्या फॉर्म करते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं बेटा कि जितने भी आपके एसिड्स होते हैं उन सारे के सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है, ठीक है। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी आपके बेसेस होते हैं उन सारे बेसेस में क्या कॉमन होता है। तो अगर हम लोग बेटा एसिड्स की बात करें तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं इन सब के पास H पॉजिटिव आयंस कॉमन होते हैं। अगर आप लोग वीक एसिड लो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड लो, इन सब के पास क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव आयंस होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बेस की बात करें तो जितने भी बेटा आपके बेस होंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हों चाहे वो आपके वीक बेस हों, उन सब के पास OH आयंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, एसिड जब हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी एसिड हो आपका, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली जो है बेटा बेस आपके जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें कॉमन हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, जितने भी आपके एसिड्स होंगे दे आर सोर इन टेस्ट, ये सभी आपके क्या होंगे, खट्टे नेचर के होंगे। वहीं पे बेटा अगर हम लोग बेसिस की बात करें
तो जितने भी आपके बेसेस होंगे दे आर। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे एसिड्स क्या होते हैं, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने बेसेस के बारे में बात करी थी, बेसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को भी समझा था। अब हम लोग समझते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है। तो द वर्ड P स्टैंड्स फॉर पोटेंज विच मीन्स पावर। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड P होता है इसका मतलब होता है पोटेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर से भी डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग पीएच स्केल में क्या करने जा रहे हैं, पीएच स्केल में हम लोग हाइड्रोजन आयंस की पावर के बेसिस पे ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है या वो न्यूट्रल है। साथ ही साथ हम लोग जो है पीएच स्केल की हेल्प से एसिड्स और बेसेस की स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं कि कौन सा एसिड हमारा कितना ज़्यादा एसिडिक नेचर को रखेगा, कौन सा बेस हमारा कितना ज़्यादा बेसिक नेचर को रखेगा। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है बेटा कि हम लोग जो है पीएच स्केल का यूज़ करके किसी भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। अब नोट करके आप लोग एक पॉइंट को समझ लीजिएगा कि ये जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयंस की, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच वैल्यू के। मीन्स जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ही कम हमारा क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा। जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा भी है कि ग्रेटर द पीएच वैल्यू लेसर द एसिडिक नेचर एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये देख लेते हैं कि आखिर पीएच स्केल है क्या। तो जनरली बेटा पीएच स्केल जो है हमारी एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर के 14 पॉइंट्स तक की मार्क्स होते हैं। अब 0 से 7 के बीच में अगर कोई भी सब्सटेंस लाई करता है तो वो एसिडिक नेचर को शो करता है। 7 पे अगर कोई सब्सटेंस लाई कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। और 7 से लेकर के 14 तक की अगर कोई सब्सटेंस लाई करता है तो वो बेसिक नेचर को शो करता है। ठीक है। अब जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा वो उतना ज़्यादा जो है रेड कलर को शो करेगा। जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा बेसिक नेचर को शो करेगा वो उतना ज़्यादा जो है ब्लू कलर को शो करेगा। और अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है तो वो ग्रीन कलर को शो करता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ठीक है। अब जब भी हम लोग पीएच स्केल की बात करते हैं तो हम लोग H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग अपनी पीएच स्केल में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक नेचर को शो कर रहा है तो उसके पास H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारी पीएच वैल्यू कम होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। और वहीं पे अगर हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या करती है, इंक्रीज करने लगती है। क्योंकि अगर हम लोग जो है एक ऐसे सब्सटेंस को देखेंगे जिसकी पीएच वैल्यू 14 है तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी और OH आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेसिक नेचर को शो कर रहा है। अब राइट हैंड साइड से जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो अगेन ये क्या करेगा, इसके H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद करके रखिएगा
क्योंकि अक्सर यहाँ से आप लोगों से जो है एक MCQ पूछा जाता है। अब देखिए, अगर हमारी pH वैल्यू लेस देन 7 होगी तो वो केमिकल सब्सटेंस एसिडिक नेचर को शो करेगा। इसी तरीके से अगर pH वैल्यू जो है बेटा 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक नेचर को शो करेगा, और अगर हमारी pH वैल्यू 7 है तो वो सब्सटेंस आपका क्या रखेगा, न्यूट्रल नेचर को शो करेगा। समझ में आ गया कि pH स्केल क्या होती है, किस तरीके से हम लोग जो है pH स्केल को याद कर सकते हैं, और यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो हमारी एवरीडे लाइफ में भी ये जो pH वैल्यू है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है और एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती हैं ये आपकी pH सेंसिटिव होती है। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रेंज में क्या कर सकती है, प्रॉपरली वर्क कर सकती है। तो अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी की pH वैल्यू के बारे में बात करें कि किस रेंज में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है, तो जो आपका न्यूट्रल रेंज है, एक्चुअल में अगर pH वैल्यू न्यूट्रल होगी और थोड़ी सी बेसिक होगी तो हमारी ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम को कर सकती है। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, pH ऑफ द सॉइल मस्ट बी क्लोज टू ए रेंज ऑफ अबाउट 7 to 7.2 दैट इज न्यूट्रल इन स्केल। तो देखिए, अगर हम लोग सॉइल की pH के बारे में बात करें तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो हमारी न्यूट्रल सॉइल होती है जिसकी pH वैल्यू 7 से 7.2 के बीच में लाई करती है वो बेस्ट रहती है। इससे क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है ये बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सॉइल का pH वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो आपकी जो सॉइल है उसकी pH वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल होनी चाहिए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, अगर उनकी सॉइल एसिडिक होती है तो वो क्या करते हैं बेटा, बेस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एसिड जब हमारे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे और इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हमारी सॉइल बेसिक हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एसिड को ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो बेस है उसके इफ़ेक्ट को ये एसिड क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ जो है, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ कब अच्छी होगी, जब हमारी सॉइल न्यूट्रल होगी। तो न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, अगर एसिडिक है तो बेस ऐड कर दो, और अगर बेसिक है तो एसिड को ऐड कर दो। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हमारा स्टमक जो है बेटा, ये भी जो है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है फूड के डाइजेशन के लिए, और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है इसकी pH वैल्यू अप्रॉक्स 2 रहती है। तो आप लोग यहाँ से ये समझ सकते हो कि हमारी खुद की बॉडी जो है एसिड्स की फॉर्मेशन कर रही है फूड के डाइजेशन के लिए, और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनकी किलिंग के लिए। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी pH वैल्यू का, आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर हमारे माउथ की pH वैल्यू जो है 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे जो टूथ हैं वो क्या करने लगते हैं, डिके करने लगते हैं, वो सड़ने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। अब हम लोग जो है इसकी प्रोसेस को भी देख लेते हैं कि आखिर हमारी pH वैल्यू जब 5.5 से कम हो जाती है तो क्यों हमारे तीत जो है सड़ने लगते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टूथ इनामियल होती है, टूथ के ऊपर, हमारे दांतों के ऊपर बेटा एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ इनामियल बोलते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपकी कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बनती है बेटा, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। ये आपकी बेसिक नेचर की होती है। अब देखिए, जब हमारा बेटा फूड का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि हमारे फूड का ब्रेकडाउन जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और हमारी सलाइवा जो होती है
ये क्या करती है बेटा, एसिड को प्रोड्यूस करने लगती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए हमारी सलाइवा को थ्रू बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये एसिड जो है बेटा, ये एसिड जो है जब हमारे टूथ के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, हमारे टूथ लेयर को क्या करने लगता है, कोरोड करने लगता है, उसको डैमेज करने लगता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे टूथ हैं या टीथ हैं, ठीक है, ये क्या करने लगते हैं, डिके करने लगते हैं। क्योंकि एक्चुअल में हमारी जो टूथ इनेमियल है ये बेसिक है। अब जब इसमें एसिड कांटेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, लेयर को कोरोड करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या कहा जाता है कि हम लोग हर बार, जितनी बार भी हम लोग खाना खाएं तो हम लोग क्या कर लें, हम लोग जो है अपने माउथ को क्लीन कर लें। किससे, टूथपेस्ट से। बिकॉज बेटा जो हमारा टूथपेस्ट होता है ये बेसिक नेचर का होता है। अब हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड प्रेजेंट है, जो भी हमारे माउथ में एक्सेस एसिड प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, टूथपेस्ट इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद हर बार हम लोग अपने दांतों को क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं टूथपेस्ट के साथ। इससे जो है, जो टूथ इनेमियल होता है बेटा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ से हर साल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिड रेन को समझते हैं कि आखिर एसिड रेन क्या होती है। तो देखिए अगर बेटा हमारे रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एसिड रेन हुई है। अब एक्चुअल में ये जो एसिड रेन होती है बेटा, ये आपके पोल्यूशन की वजह से होती है। तो जब एक्सेस पोल्यूशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी एसिड रेन होती है, और ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, दैट इज़ एंटासिड्स। अब एंटासिड्स क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे सभी सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटासिड्स कहलाते हैं। अब जब ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे बेटा, तो ये आपके खुद किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो जितने भी एंटासिड्स होते हैं ये सारे के सारे आपके बेस होते हैं। अब अगर हम लोग एग्जांपल को देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, हमारे एंटासिड्स हैं। तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, एसिड्स और बेसेस की फॉर्मेशन करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हनी बी का स्टिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो मधुमक्खी है जब आपको काट लेती है तो आपके घर में बेकिंग सोडा लगा दिया जाता है। तो देखिए जो हनी बी है ये आपकी बॉडी में एसिड को इंजेक्ट करती है, और बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, एक बेस होता है। तो इसीलिए आपके घर वाले जो है एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग वास्प की बात करें तो देखिए जब वास्प आपको काटती है तो ये बेस को इंजेक्ट करती है, ये आपके अंदर बेस इंजेक्ट करती है। तो इसकी क्योर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज ए रेमेडी विनेगर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये विनेगर क्या करता है बेटा, ये आपके बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो आपका एक प्लांट होता है दैट इज़ नेटल हर्बेसियस प्लांट। ये प्लांट के जो बेटा लीफ होती है इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो एसिडिक नेचर को शो करते हैं। अब जो भी इनको छूता है वो क्या कर लेते हैं, उसके अंदर एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं। अब इसकी क्योर करने के लिए इसके पास में ही एक प्लांट लगा होता है दैट इज़ डॉग प्लांट। ये हमारा क्या होता है बेटा, ये बेसिक नेचर का होता है। तो क्योंकि ये बेटा प्लांट जो है पास पास ही होते हैं, तो अगर कभी आपको हर्बेसियस प्लांट इंजेक्ट भी कर देता है तो इसकी पत्तियों को अगर हम लोग इसके ऊपर रब कर लें तो ये क्या करता है, डॉग प्लांट इस हर्बेसियस प्लांट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से 1 नंबर का MCQ आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए, जब हमारे एसिड्स जो हैं बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो सॉल्ट आपका फॉर्म होता है बेटा, इस सॉल्ट का नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके एसिड्स और बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर जितने भी सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होगी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये एसिड्स और बेसिस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जर्नली हमारे जो सॉल्ट्स होंगे ये आपके 3 टाइप्स के होंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो देखिए, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेसिक सॉल्ट आपके कब बनेंगे, जब आपके वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। और न्यूट्रल सॉल्ट आपका कब बनेगा, अब न्यूट्रल सॉल्ट की कंडीशन बेटा 2 हैं। देखिए, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और जब वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी आपका क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो जर्नली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्लास 10th में न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में बात करनी है, न्यूट्रल सॉल्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल को देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया तो न्यूट्रल सॉल्ट बना कि नहीं बना। इसी तरीके से अगर हमारा वीक एसिड, देखिए वीक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, अब ये वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वीक एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट किया तब भी क्या बना, न्यूट्रल सॉल्ट बना। तो देखिए, एसिटिक एसिड जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसने क्या बनाया बेटा, कैल्शियम एसीटेट बनाया, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो अगर हम लोग कॉमन सॉल्ट के जर्नल नेम के बारे में बात करें तो इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। अगर हम लोग इसके केमिकल नेम के बारे में बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। बेटा, ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ोगे वहाँ पे आपको जर्नल नेम भी पता होना चाहिए, केमिकल नेम भी पता होना चाहिए और केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए। अब हम लोग जो है कॉमन सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो कॉमन सॉल्ट आप सभी लोगों ने देखा होगा, घर में होता है, खाने में टेस्ट लाता है। ये आपका बेटा वाइट कलर का होता है तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब अगर इसकी डेंसिटी की बात करी जाए बेटा तो इसकी डेंसिटी जो है 2.17 ग्राम पर ml होती है। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करी जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका 807 डिग्री सेल्सियस होता है और 1080 केल्विन। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए बेटा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 1440 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज़ 1713 केल्विन। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है ये हमारे वाटर में भी सल्यूबल होता है। अब देखिए, हम लोग जो है कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेटा हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब आपका बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि हमारे 2 एटम बेटा सोडियम के जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करें तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इन दोनों मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं,
कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो जनरली बेटा हमारे फूड में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए। ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव भी हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है बेटा, सॉल्ट डाला जाता है जिससे कि वो गले ना, ठीक है। तो फिश, मीट और बटर को प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा, इसका जर्नल नेम ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। केमिकल नेम बेटा इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज़ CaOCl2, ठीक है। इसको हम लोग CaOCl2 भी बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये येलो कलर का पाउडर होता है जो अपने साथ क्लोरीन गैस की स्मेल को रखता है, ठीक है। और क्लोरीन गैस की स्मेल बेटा बहुत पंजेंट होती है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसकी पंजेंट स्मेल होती है। और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये हमारा वाटर में सल्यूबल होता है। अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन को देखें बेटा, तो देखिए जब हमारा लाइम वाटर दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। और यहाँ पे वाटर हमारा एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। अगर हम लोग इसके यूजेस के बारे में देखें तो बेटा ये हमारा जो है वाटर को क्लीन करने के लिए मीन्स एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग लॉन्ड्री में जब हमारे क्लोथ्स की वॉशिंग होती है वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड को देखते हैं दैट इज़ कॉस्टिक सोडा। तो देखिए हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर को समझ लिया, उसके यूजेस के बारे में बात कर ली, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लिया और प्रिपरेशन को देख लिया। अब हम लोग जो है कॉस्टिक सोडा को देखते हैं। तो देखिए कॉस्टिक सोडा का जर्नल नेम बेटा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है। और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, NaOH हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो जो कॉस्टिक सोडा होता है बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें बेटा तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो एक्वस सोल्यूशन होती है, जो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सोल्यूशन होती है बेटा, ये बेसिक नेचर को शो करती है। तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये एक्चुअल में आपका जो है एल्कलाइन नेचर को शो करता है जब ये एक्वस फॉर्म में होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, ये आपका वाटर सल्यूबल होता है, ये हमारा क्या होता है पानी में डिसॉल्व कर जाता है। अब हम लोग जो है बेटा इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो देखिए बेटा जब हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या हमको मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। और क्योंकि इस प्रोसेस में तीनों कंपाउंड्स जो हमको मिल रहे हैं बेटा, ये तीनों कंपाउंड्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। हम लोग क्लोरीन गैस का भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग हाइड्रोजन गैस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में हर साल पूछी जाती है। तो इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि क्लोर क्या हो गया आपका बेटा, क्लोरीन हो गया, और अल्कली आपका क्या है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहलाती है।
तो देखिए बेटा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये प्रोसेस हमारी क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की भी फॉर्मेशन हो रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी फॉर्मेशन हो रही है, जो कि हमारा एक बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो देखिए कैथोड पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेते हैं, और एनोड पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जो है बेटा इसके यूजेस के बारे में बात करें तो हम लोग जो है लेबोरेटरी में कॉस्टिक सोडा को एज ए रीएजेंट भी यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम लोग सोडा लाइम की प्रिपरेशन के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यूजेस हो जाएंगे। यूजेस को स्किप नहीं करना है बेटा, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से जो है यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में और आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं, दैट इज़ बेकिंग सोडा। तो देखिए अगर बेकिंग सोडा की बात करी जाए तो बेटा इसका जर्नल नेम क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। केमिकल नेम क्या होगा बेटा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। तो देखिए बेटा आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा हीट करते हैं ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से हमारी क्या कर जाती है, इवॉल्व कर जाती है। ठीक है, अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा हमारा क्या होता है, एंटासिड भी होता है। तो ये आपका क्या होगा बेटा, खुद बेसिक नेचर को रखेगा, है ना, ये खुद आपका माइल्ड बेस होगा, तभी तो ये एक एंटा एसिड है, तभी तो बेटा ये आपके एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसकी डेंसिटी जो है बेटा 2.2 ग्राम पर ml होती है। ये हमारा बेसिक नेचर का होता है बेटा, और इसको हम लोग जो है एज एन एंटा एसिड भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन होती है बेटा ये थोड़ी सी टफ होती है। तो यहाँ पे देखिए जब आपका NaCl मीन्स आपकी जो ब्राइन सोल्यूशन है बेटा, जब ये आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तब जाकर के हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की भी फॉर्मेशन होती है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें बेटा तो ये क्या करता है, क्योंकि एक एंटा एसिड है तो ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही साथ हम लोग जो है इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आग को बुझाने में भी हेल्प करता है। ये बेटा आपका पेस्टिसाइड की तरीके से भी यूज़ किया जाता है, और इसको हम लोग वॉशिंग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। मीन्स आपके जो कपड़े धोने हैं, जो भी आपकी क्लीनिंग प्रोसेस है उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को बेटा बेकिंग सोडा के यूजेस समझ में आ गए होंगे कि हमारा जो बेकिंग सोडा है इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो देखिए बेटा जितने भी केमिकल कंपाउंड्स और जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं, ये इनफ है, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और सारी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड है बेटा हमारा वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा का जर्नल नेम होता है वॉशिंग सोडा और सोडा एस। अगर इसके केमिकल नेम के बारे में बात करी जाए बेटा तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें बेटा तो जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 851 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ बेसिक इन नेचर। अब ये जो बेटा हमारा वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम तो बेटा इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन एनहाइड्रस सॉल्ट। अब ये बेटा आपका एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है, तो ऐसा सॉल्ट जिसके पास कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है बेटा
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो है आपका, ये आपका एनहाइड्रस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज Na2CO3। अब जो वॉशिंग सोडा होता है बेटा, ये आपका हेप्टाहाइड्रस सॉल्ट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हेप्टाहाइड्रस बोले तो जब ये अपने पास 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स को रखता है। तो देखिए Na2CO3.7H2O। तो हमारा जो वॉशिंग सोडा है बेटा, ये आपका 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग जो है बेटा वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, जब सोडियम कार्बोनेट हमारा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये Na2CO3.10H2O बनाता है, जो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वॉशिंग सोडा कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा ऐश भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारी क्या है, दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। जब भी बेटा हम लोगों को जो है सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बेटा अभी बताया था कि सोडियम क्लोराइड जब हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया के साथ ये करता है तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा जब हम लोग हीट करते हैं, ये आपकी देखिए सेकंड स्टेप हो जाएगी, क्योंकि जो सॉल्वे प्रोसेस है बेटा ये आपकी 3 स्टेपिक प्रोसेस है। इसमें आपकी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हुई हैं। तो पहली स्टेप में आपने क्या किया बेटा, पहली स्टेप में आप लोगों ने NaCl को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया के साथ रिएक्ट करा करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करी। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोगों ने हीट किया बेटा तो इसने सोडियम कार्बोनेट बनाया, और ये सोडियम कार्बोनेट जब हमारा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमको क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा मिल गया, दैट इज Na2CO3.10H2O। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, ये हमारी सॉल्वे प्रोसेस कहलाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा बेटा, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब देखिए अगेन हम लोग बेटा Na2CO3.10H2O, इसको बेटा जब हम लोग जो है हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, Na2CO3, जो हमारा क्या कहलाता है, सोडा ऐश भी कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, ये आपका एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, और ये आपका क्या है बेटा, हाइड्रस फॉर्म में है। हाइड्रस का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा सॉल्ट जिसके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हों। अब अगर हम लोग बेटा वॉशिंग सोडा के यूजेस के बारे में बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग सोडा, तो ये आपके वॉशिंग पर्पस में यूज़ होगा। वाटर की सॉफ्टनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारा हार्ड वाटर होता है बेटा उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से बेटा आपका 2017 में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग कौन से केमिकल कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इन सभी यूजेस को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी सॉल्ट के जो फॉर्मूला होता है उसमें जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेटा CuSO4.5H2O, तो ये हमारा क्या है बेटा, एक सॉल्ट है जिसको हम लोग ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है दैट इज 5H2O, ये हमारा क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसी तरीके से देखिए Na2CO3.10H2O, तो यहाँ पे देखिए हमारे सॉल्ट के पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। इसी तरीके से FeSO4.7H2O और CaSO4.2H2O, तो किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और 2 नंबर की बेटा डेफिनेशन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है,
तो आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हर साल क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बेटा कंपाउंड क्या है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसका जर्नल नेम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको पीओपी भी बोला जाता है। केमिकल नेम की बात करें बेटा तो इसका केमिकल नेम हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, CSO4.12H2O। ठीक है, अब हम लोग जो है इसकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा वाइट कलर का पाउडर होता है जो वाटर को अब्जॉर्व करके एक सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है जिसको जिप्सम भी बोला जाता है। अगर हम लोग बेटा इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए जो हमारा जिप्सम होता है CSO4.2H2O, जब हम लोग इसको हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे तो ये CSO4.12H2O को बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका 1/2 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, डिलीट हो जाता है, एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन की प्रोसेस हो गई। अब हम लोग जो है बेटा इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ बेटा आपका जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको वापस से सेटल करने में भी किया जाता है। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जब भी हाथ पैर टूट जाते हैं तो जितने भी डॉक्टर्स हैं बेटा वो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी आप लोगों ने देखा होगा, घर की छत में जो बढ़िया बढ़िया सी डेकोरेशन होती है वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बेटा जो आपकी ब्लैक बोर्ड की चौक होती है और जितने भी आपके स्टैचूज़ होते हैं यहाँ पे भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल्ड वे में समझ लिया। अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और खूब से खूब प्यार दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग जो है पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक की जो है रिमेनिंग चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में बेटा प्लेलिस्ट गिवन है। मैं क्लास 10th की पूरी साइंस कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग जा कर के जो है सारे वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।